हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप इस लॉकडाउन में घर पर ही होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि अभी तक सारे मेरे लेक्चर, सारे वीडियो इंग्लिश मीडियम में अभी तक हम बनाते रहे हैं, लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है और आज से मैं कुछ अपने जो ट्रिक्स और टिप्स है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के, वो हिंदी मीडियम में भी, अब हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, जो गरीब हमारे विद्यार्थी हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, जिनको के एक अच्छे कोचिंग स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन छात्र छात्राओं के लिए एक मेरा छोटा प्रयास है जिससे कि रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को सरल बनाया जा सके उनके बीच में भी। तो आज चूँकि कुछ बच्चों ने हमको कमेंट किया, मैसेज किया, इसलिए जो है प्रेरणा आई कि हिंदी माध्यम में भी बनाया जाए। तो आज जो कक्षा 12 क्लास 12 कक्षा 12 में जो बच्चे 11 से 12 में गए हैं, तो रसायन विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है, विलियन सॉल्यूशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। अब जैसे जो विलियन है, विलियन आप जानते हैं विलियन के बारे में। विलियन क्या है? तो किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। अब समांगी का क्या मतलब है और विषमांगी का क्या मतलब है, तो इसको आइए हम लोग समझते हैं कि समांगी क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। तो समझने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए ये जो जिसको आप कहते हैं शीशे की गिलास, वैसे वो कांच की गिलास होती है। तो आप ये दो अलग अलग ग्लास ले लीजिए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, और उसमें आप ये आधा ग्लास ये पानी भर लीजिए। पानी जिसको इंग्लिश में वाटर भी कहते हैं, पानी जल भी कहते हैं। अब इसमें आप डालिए बालू और इसमें डालिए चीनी। तो आप देखेंगे कि जिसमें बालू डाले हैं, बालू जो है ये बालू नीचे आकर के पेदी में बैठ जाता है, ऊपर कम रहता है, नीचे ज्यादा रहता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन अगर चीनी को डाल करके आप घोलेंगे तो समान रूप से चारों तरफ ये घुल जाता है। तो जो पदार्थ समान रूप से किसी पदार्थ में डालने पर समान रूप से घुलता है तो उसको कहते हैं समांगी, और जो समान रूप से नहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा होता है, उसको कहते हैं विषमांगी। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण है, बालू और पानी का विषमांगी मिश्रण। और ये क्या है? ये जो चीनी का है ये समांगी मिश्रण है। तो अब विलयन की परिभाषा क्या हो गई? विलयन की परिभाषा ये हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, किस मिश्रण को? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब जो विलयन है
तो विलयन में अगर दो पदार्थों का मिश्रण है तो एक घुल रहा है और दूसरा घुला रहा है। किसी मतलब जैसे चीनी है, चीनी, तो चीनी घुल रहा है, तो जो घुलने वाला है उसको विलेय बोलेंगे, इंग्लिश में इसको सॉल्यूट बोलते हैं। और जो पानी है जिसके अंदर घुल रहा है उसको, पानी को क्या बोलेंगे? पानी को ये विलायक बोलेंगे, विलायक। तो चीनी आपका सॉल्यूट हुआ, विलेय हुआ, अब पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, तो विलयन की परिभाषा और विलयन के घटक ये आप समझ लिए। तो परिभाषा विलयन की क्या निकल के आई? विलयन की परिभाषा निकल करके आई, विलयन की जो परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलयन के जो घटक हैं, विलयन के घटक, तो विलयन के कौन कौन घटक? विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, विलेय यानी कि इसको सॉल्यूट कहते हैं, और विलायक यानी कि इसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन में एक पदार्थ, जैसे ये चीनी घुल रहा था तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और जो पानी जो था, जो जल था, वाटर, ये विलायक हो गया। तो एक घुल रहा है, दूसरा घुला रहा है, तो जो घुलने वाला है वो विलेय है और जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या है? विलायक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप समझते हैं विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो अब जैसे हम विलेय को सॉल्यूट, और सॉल्यूट का फर्स्ट लेटर एस है तो एस से डिनोट कर लेते हैं। ये जो विलेय और विलायक, तो अब जैसे ये हो गया विलेय, अविलेय अब प्लस विलायक, और ये बन गया विलयन। तो ये देखिए, ये जो विलयन के प्रकार है, पहला ठोस का ठोस में। अब जैसे जितने भी मिश्र धातुएं बनती हैं, मिश्र धातु, जैसे मिश्र धातु ये पीतल है, तो तांबा में सोल्डर बन, ये मिश्र धातु जो होती है, अब जैसे सोल्डर बनता है लेड टिन से, तुम्हें बताता हूं, लेड और टिन, जो शीशा है, जो टिन है, मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? सोल्डर। अगर कापर को जो पीतल है, पीतल, तो पीतल भी मिश्र धातु है, कांस्य भी मिश्र धातु है। तो उसी तरह से ये जो है एक तरह का ठोस, ये विलयन होगा। और ठोस को द्रव में, जैसे आप चीनी को पानी में मिलाते हैं, कोई भी सिरप बनाते हैं, सिरप जो आप पीते हैं, वो ठोस का द्रव में विलयन है। और ठोस का गैस में, तो ठोस का गैस में कोई ठोस जो है वो गैस में, जैसे धुआं, किसी चीज को जलाते हैं तो जो ठोस के जो कण होते हैं धुएं में मिल जाते हैं गैस में। और द्रव का ठोस में, जैसे कोई भी जेली टाइप का जो सब्सटेंस है, जैसे
थोड़ा सा पानी लेते हैं और आटा में डाल देते हैं, आटा ज़्यादा होता है जो सॉलिड है, और पेस्ट जो बनता है। और द्रव का द्रव में तो कोई दो द्रव को मिलाते हैं, जैसे दूध को पानी में मिला दीजिए। और द्रव का गैस में तो द्रव जो है कोई ये गैस में, जैसे वाष्प गैस होती है, वाष्प जो होता है। और गैस का ठोस में तो गैस जो है कोई ठोस में डिजॉल्व है, जैसे फोम है। बम्बैया मिठाई का नाम सुने होंगे, जो लाल लाल टाइप की होती है, जो गैस जो है सॉलिड में डाल के बनाया जाता है। और गैस का द्रव में जो कोल्ड ड्रिंक में भी, जैसे CO2 गैस है तो वाटर में डिजॉल्व रहता है कोल्ड ड्रिंक में। और गैस का गैस में जो एयर है, जो हवा है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये 9 टाइप का है, लेकिन जनरली जो क्लास 12th में जिस पर कि सारे न्यूमेरिकल और सारा कंसेप्ट बना हुआ है, वो यही दूसरा नंबर है, जो एक सॉलिड है जो ठोस है, और जो विलायक द्रव है, और विलेय जो है ठोस है। इसी पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल बने हुए हैं, ज़्यादातर कंसेप्ट है ठोस का द्रव में विलयन। तो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल समझेंगे। तो देखिए, ये विलयन है, सॉल्यूशन, इंग्लिश भी आप समझते रहिए। और विलेय ये सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। अब द्रव्यमान, ये इनका मास दिया हुआ है। अणुभार को हम मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मोलर मास। तो अब जैसे कि कोई भी पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान तो तौल करके तराजू से भी आप निकाल सकते हैं, जो एक मशीन होती है। मान लीजिए इसका जो है W2 ग्राम है और इसका W1 ग्राम है। अब मोलर मास इसका M2, इसका M1। मोलर मास कैसे निकाला जाता है? तो जो परमाणु, जितने भी परमाणु हैं, उनके परमाणु भार का जो सम होता है, परमाणु भार का जो योग होता है, उसी को अणुभार कहते हैं। ये आप जो है मूल संकल्पना में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मूलों की संख्या निकालने के लिए जो उसका मास है, उसमें मोलर मास से भाग दे देंगे। मास से मोलर मास में आप भाग दे देंगे। अब मोल प्रभाज निकालने के लिए, अब जिसका मोल प्रभाज, जैसे विलेय का निकालना है तो विलेय का मोल अपॉन टोटल मोल्स। अब विलायक का निकालना है तो विलायक का मोल अपॉन ये टोटल मोल। देखिए, ऊपर जिसका निकालना होगा उसका मोल्स रहेगा, नीचे दोनों के मोल का योग रहेगा। अब भार प्रतिशतता निकालना है तो जिसका निकालना है उसका मास गुणे 100, अब बटे विलेय और विलायक दोनों का मास। और इसका निकालना है तो उसी तरह से इसका जो या तो 100 से आप माइनस कर दें, या फिर क्या करेंगे, या फिर उसके मास में जो ये वेट परसेंटेज, अगर इसका निकालना है तो इसका मास जैसे W1 है तो इंटू 100 कर दिए, और ये W1 प्लस W2। तो एक बार फिर आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये अगर दिया हुआ है, अगर ये W2 जैसे उसका जो द्रव्यमान है, मास है, दिया हुआ है, अब विलायक का W1 है, तो उसके फार्मूला में जितने भी एटम हैं उनके परमाणु भार को जोड़ करके अणुभार निकाल लेंगे। इन दोनों को जब ये भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? मोलों की संख्या मिल जाएगी। ये भार बटे अणुभार, एक का मोल और टोटल मोल कर देंगे तो मोल प्रभार, जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ये मिल जाएगा। अब भार प्रतिशतता निकालनी है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। आइए अब मोल प्रभाज और भार प्रतिशतता को डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल एक दे रहे हैं कि 6 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर विलयन बनाया गया। यूरिया खाद आप देखे होंगे, उसको जल में घोल करके विलयन बनाया गया।
तो मोल प्रभाज एवं भार प्रतिशतता की गणना करें। तो विलेय इसमें यूरिया हो गया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। अब इसका क्या दिया हुआ है, तो इसका भार दिया है, ये कितना दिया है भार, यानी कि W2 की वैल्यू दी गई है 6 ग्राम, और इसका जो अणुभार हो जाएगा अणुभार, तो अणुभार निकालेंगे कैसे, जैसे ये नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, चूंकि 2 है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, O का 16 बार होता है, N का फिर 14 होगा, अब फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, चूंकि 2 है तो 2 लिख देंगे। तो इस तरह से 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और इसका जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो W2/M2, तो 6/60, तो ये 0.1 आ जाएगा। इसी तरह से विलायक का आप निकालेंगे, तो विलायक का कितना दिया हुआ है, विलायक का जो W1 है, ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें ये हो गया है, 18 ग्राम जल कर लीजिएगा, ऊपर छूट गया था, तो W1 ये 18 ग्राम है, और इसका अणुभार भी 18 ग्राम पर मोल होगा। तो अब इसका जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, ये W1/M1, तो W1/M1 हो जाएगा, W1 ये 18 है और M1 भी 18 होगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो अब आपको निकालना है, इनका क्या निकालना है, मोल प्रभाज और भार प्रतिशतता। तो ये आ जाएगा, जैसे जो मूल प्रभाज है ये N2/N1 प्लस विलेय का अगर निकालना है तो विलेय का मोल कितना दिया है, 0.1 दिया है, अब विलायक का 1 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.1/1.1, यानी कि ये 1/11। ये दोनों का सम चूंकि 1 होता है तो 1 - 1/11, तो ये 10/11 हो जाएगा। अब भार प्रतिशतता निकालनी है अगर, तो जैसे W2 × 100/W1 + W2, तो W2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 6 × 100, ये 18 + 6 24, तो ये आपका हो जाएगा 600/24, यानी कि 100/4, यानी कि 25%। अगर इसका निकालना होगा विलायक का, तो ये 100 से 25 घटा देंगे तो 75% आ जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि विलयन की क्या परिभाषा है, समांगी विषवांगी मिश्रण क्या होता है, और विलयन के घटक कितने होते हैं। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। उसके बाद हमने बताया कि विलयन का प्रकार कितना होता है, जिसमें उदाहरण सहित बताया गया कि विलयन 9 प्रकार का होता है। इसके बाद हमने ये कंसेप्ट दिया कि आप जो है कैसे मोल प्रभाज और भार प्रतिशतता की गणना करेंगे, और मोल प्रभाज का जो एक परिभाषा है क्या बनेगा, तो विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात ही मोल प्रभाज है। तो अगले जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी, जो पार्ट 2 के। तो आप अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास जो है आप देखते रहिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और केमिस्ट्री बाई PK तिवारी ऑनलाइन एकेडमी, केमिस्ट्री बाई PK तिवारी ऑनलाइन एकेडमी। तो अब ये पार्ट 2 वीडियो हिंदी मीडियम का देखने के लिए आप चैनल पे जाइएगा, सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। आज बस इतना ही, थैंक यू।